कि अब हम स्टार्ट करेंगे नर्व इंजरी के बारे में। तो सबसे पहले कुछ फंडामेंटल्स ऑफ नर्व इंजरी। तो अनाटॉमी ऑफ नर्व, उसमें ये हमारी नर्व है, एक्सोन है कि नर्व की जो एक्सोन है वो कवर्ड होती है बाय एंडोन्यूरियम, और फिर बहुत सारी एक्सोन्स वो मिलके बनाती है वेसिकल, और ये जो वेसिकल होती है पूरी इट इज़ कवर्ड बाय पेरिन्यूरियम। ये सबसे पहले एक्सोन कवर्ड बाय एंडोन्यूरियम, बहुत सारी एक्सोन्स मिलकर बनाती है वेसिकल्स, वेसिकल कवर्ड बाय पेरिन्यूरियम, और फिर ये बहुत सारी वेसिकल्स मिलकर बनाती है पूरी नर्व बंडल, इट इज़ कवर्ड बाय एपिन्यूरियम। ये सबसे अंदर एंडोन्यूरियम, पेरिन्यूरियम एंड एपिन्यूरियम। अब नर्व इंजरी के बारे में। तो नर्व इंजरी या तो इनकम्प्लीट इंजरी हो सकती है या फिर कंप्लीट इंजरी या कंप्लीट रिजेक्शन। इनकम्प्लीट इंजरी में होता क्या है, एक्सन इंजर्ड तो होता है लेकिन वन ऑफ द 3 नर्व शीट वो इंटैक्ट होती है। जो हमने 3 नर्व शीट्स देखी, एंडो, पेरी एंड एपिन्यूरियम, उनमें से कोई भी एक शीट वो इंटैक्ट होती है, तो उसे कहते हैं इनकम्प्लीट इंजरी। कोई भी एक शीट इंटैक्ट रहनी ही चाहिए इनकम्प्लीट इंजरी में। अब कोई भी एक शीट इंटैक्ट रही तो उसमें होगा क्या, डिस्टल सेगमेंट ऑफ द एक्सॉन विल अंडरगो वॉलेरियन डीजनरेशन। तो सपोज ये हमारी नर्व है, यहाँ पे इंजरी हुई तो डिस्टल सेगमेंट जो होता है इट विल अंडरगो वॉलेरियन डीजनरेशन एंड प्रोक्सिमल लिम्ब जो होता है इट विल रीजनरेट, और फिर ये नर्व जो है रीजनरेट होती होती यहाँ पे जाएगी और फिर जॉइंट हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरी नर्व जो है वो रीजनरेट हो गई। लेकिन प्री रिक्विजिट ये है कि कोई भी एक शीट इंटैक्ट रहनी चाहिए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। प्रोक्सिमल लिम्ब रीजनरेट, तो बंडल ऑफ नेकेड नर्व फाइबर्स आर फॉर्म्ड विच इज़ नोन एज न्यूरोमा। इसका मतलब क्या होता है, ये जो नई नर्व फाइबर्स बन रही है या एक्सॉन जो बन रहा है उनमें दे आर नेकेड नर्व फाइबर्स, क्योंकि और इनमें कोई भी शीट कवर्ड नहीं होती, इसलिए इसे कहते हैं न्यूरोमा। इट इज़ अ बंडल ऑफ नेकेड एक्सोनल फ्रेगमेंट्स। और ये इनकम्प्लीट इंजरी में क्या होता है, ये कंटिन्यूसली ग्रो होती जाती है और फिर डिस्टल सेगमेंट के साथ जॉइन हो जाती है, तो इसलिए हम कहते हैं न्यूरोमा इन कंटिन्यूटी। मतलब ये एट द रेट ऑफ 1 mm पर डे ये ग्रो होती जाती है न्यूरोमा, इसलिए इसे कहते हैं न्यूरोमा इन कंटिन्यूटी। न्यूरोमा इन कंटिन्यूटी हमें दिखता है इन इनकम्प्लीट इंजरी कि ग्रोथ रेट जो होता है 1 mm पर डे, ये इनकम्प्लीट इंजरी। अब कंप्लीट ट्रांजेक्शन मतलब पूरी नर्व फाइबर जो है वही कट हो गई है, तो ऑल द लेयर्स, ऑल द नर्व शीट दे आर लॉस्ट। नाउ जो प्रोक्सिमल लिम्ब होती है इट विल फॉर्म न्यूरोमा विदाउट शीट, और इसमें जो न्यूरोमा होता है उसे हम कहते हैं एंड न्यूरोमा, क्योंकि देखो इसमें यहाँ से नर्व फाइबर कट हो गई, यहाँ पे न्यूरोमा फॉर्म होना स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई भी कनेक्शन ही नहीं है, तो फिर ये न्यूरोमा आगे ग्रो ही नहीं हो पाएगा। जबकि इसमें क्या हो रहा था, ये इनकम्प्लीट इंजरी, यहाँ पे इंजरी हुई थी, यहाँ से न्यूरोमा फॉर्म हो रहा था और जो डिस्टल सेगमेंट था वो अट्रैक्ट कर रहा था न्यूरोमा को अपनी तरफ, और इसी वजह से ग्रो हो रहा था न्यूरोमा। तो ये था न्यूरोमा इन कंटिन्यूटी। अल्टीमेटली ये पूरी नर्व फाइबर रीजनरेट हो जाती है, लेकिन इसमें होता क्या है, पूरा सेगमेंट ही कट हो गया है तो कोई भी कनेक्शन है ही नहीं, तो डिस्टल सेगमेंट न्यूरोमा को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं कर पाता, तो न्यूरोमा वो ग्रो ही नहीं कर पाता, तो इसलिए इसे कहते हैं एंड न्यूरोमा। तो एंड न्यूरोमा सीन इन कंप्लीट ट्रांजेक्शन या कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ द नर्व। न्यूरोमा इन कंटिन्यूटी सीन इन इनकम्प्लीट इंजरी, इसमें कोई भी नर्व शीट इंटैक्ट नहीं होती, इसमें एटलीस्ट 1 शीट इज इंटैक्ट। तो ये थी नर्व इंजरी के बारे में। उसके बाद देखते हैं साइंस ऑफ नर्व इंजरी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन वो है टिनेल्स साइन। अब टिनेल्स साइन में हम करते क्या है, हम परकशन करते हैं ऑफ नर्व फ्रॉम द डिस्टल टू प्रोक्सिमल। अब सपोज हमारी यहाँ से नर्व जा रही है, यहाँ पे नर्व इंजरी हुई, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूरोमा फॉर्म होगा। ओके, इनकम्प्लीट इंजरी हुई या फिर कंप्लीट कह सकते हो। तो यहाँ पे न्यूरोमा फॉर्म हुआ। अब ये जो न्यूरोमा है इट इज़ अ बंडल ऑफ नेकेड एक्सॉन फ्रेगमेंट्स। तो ये जो होता है न्यूरोमा वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो जब भी हम परकशन करेंगे ऑफ अ नर्व फ्रॉम डिस्टल टू प्रोक्सिमल, तो जहाँ पे भी टिंगलिंग सेंसेशन ज़्यादा होगा या पैरास्थीसिया ज़्यादा होगा तो वहाँ पे न्यूरोमा प्रेजेंट होगा, मतलब उस जगह पे न्यूरोमा फॉर्म हुआ है। तो यही है पॉजिटिव टिनेल्स साइन, इट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ न्यूरोमा। कि न्यूरोमा इट कंसिस्ट ऑफ free nerve endings, so it is sensitive to stimulation, तो tapping on it will produce sensation distal to the tap. अब टिनल्स साइन वो न्यूरोमा इन कंटिन्यूटी एंड न्यूरोमा में कैसा होगा, तो न्यूरोमा इन कंटिन्यूटी में टिनल्स दोनों में टिनल साइन तो पॉजिटिव होगी क्योंकि न्यूरोमा फॉर्म हो रहा है, लेकिन जो न्यूरोमा इन कंटिन्यूटी है उसमें प्रोग्रेसिव टिनल साइन होगी। प्रोग्रेसिव मतलब वो जो न्यूरोमा है वो आगे रीजनरेट होता जा रहा है, तो टिनल साइन की जो लोकेशन थी वो भी आगे की तरफ शिफ्ट होती जाएगी, वो भी डिस्टली चली जाती जाएगी। ये तो न्यूरोमा इन कंटिन्यूटी में प्रोग्रेसिव टिनल साइन देखने को मिलती है, जबकि एंड न्यूरोमा में हमें नॉन प्रोग्रेसिव टिनल साइन देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें तो न्यूरोमा आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो इसमें एंड न्यूरोमा में हमें नॉन प्रोग्रेसिव टिनल साइन, एंड न्यूरोमा इन कंटिन्यूटी या फिर इनकम्प्लीट नर्व इंजरी में उसमें हमें प्रोग्रेसिव टिनल साइन देखने को मिलती है। उसके बाद हाई वर्सेस लो नर्व इंजरी। तो ये सपोज हमारी नर्व है, और ये मसल्स को सप्लाई कर रही है, ये उसकी ब्रांचेज है।
तो हाई इंजरी वर्सेस लो नर्व इंजरी। तो सपोज हाई नर्व इंजरी हुई है तो ये सारे मसल को सप्लाई होना बंद हो जाएगा, तो इसलिए हायर द नर्व लीजन मोर इज़ द डिसेबिलिटी, हायर द नर्व लीजन मोर द डिसेबिलिटी, लोअर द नर्व लीजन लोअर द या लेसर द डिसेबिलिटी, क्योंकि ये सारे ब्रांड मसल्स को तो सप्लाई मिल जाएगा ऑलरेडी, यहाँ पे इंजरी हुई है तो इसके बाद सप्लाई नहीं मिलेगा, तो लोअर द इंजरी लेसर द डिसेबिलिटी। अब मोटर मार्च फिनोमिना, अब होता क्या इसमें, सपोज यहाँ पे इंजरी हुई है तो ये सारे मसल का फंक्शन जो है वो लॉस्ट हो जाएगा, और इनकम्प्लीट इंजरी में क्या होगा, नाउ रीजनरेट तो होगी तो फंक्शन भी वापस आएगा। अब जो रीजनरेशन होता है वो होता है फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, कि ऑल द मसल लूज फंक्शन एट वंस। रिकवरी जो होती है वो होती है फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, क्योंकि नाउ जो न्यूरोमा ग्रो हो रहा था, न्यूरोमा इन कंटिन्यूटी वो हो रहा था फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, तो इसलिए रिकवरी जो होगी वो भी प्रॉक्सिमल टू डिस्टल होगी। इसे कहता है मोटर मार्च फेनोमिना, और ये हमें इनकम्प्लीट नर्व इंजरी में ही देखने को मिलता है, मोटर मार्च फेनोमिना। देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व इंजरी। तो दो क्लासिफिकेशन है, सीडॉन्स क्लासिफिकेशन एंड सुंदरलैंड्स क्लासिफिकेशन। सुंदरलैंड में टाइप 1, 2, 3, 4, 5 टाइप्स ऑफ नर्व इंजरी है। सीडॉन्स में 3 टाइप की नर्व इंजरी है, न्यूरोप्रेक्सिया, एक्सोनोटमेसिस एंड न्यूरोटमेसिस। तो सीडॉन में न्यूरोप्रेक्सिया इट इज़ इक्विवेलेंट टू द टाइप 1 ऑफ सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन, टाइप 1 नर्व इंजरी ऑफ सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन, तो ये दोनों सिमिलर। अब न्यूरोप्रेक्सिया में होता क्या है, टेम्पररी फिजियोलॉजिकल रिवर्सिबल कंडक्शन लॉस, मतलब इसमें जो नर्व होती है वो कंप्रेस होती है, तो इसकी वजह से फिजियोलॉजिकल कंडक्शन ब्लॉक होता है और वो रिवर्सिबल होता है एंड टेम्पररी होता है। तो नर्व कंप्रेस होगी तो जो कंडक्शन होना चाहिए था वो नहीं होगा, तो कंडक्शन ब्लॉक होगा और वो रिवर्सिबल होगा। एक बार कंप्रेशन हट जाएगा तो फिर वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगी, तो ये टेम्पररी होता है एंड रिवर्सिबल कंडक्शन ब्लॉक होता है ड्यू टू कंप्रेशन। इसमें अल्टीमेटली स्लो कंडक्शन होता है। एग्जाम्पल इज सिटिंग फॉर टू लॉन्ग, टॉर्निके पाल्सी, सैटरडे नाइट पाल्सी, क्रच पाल्सी। कि जो क्रच पाल्सी मतलब इन शॉर्ट हम कोई भी कॉज के थ्रू नर्व में अगर कंप्रेशन हुई तो इट लीड्स टू न्यूरोप्रेक्सिया विच इज़ टेम्पररी एंड रिवर्सिबल। रिकवरी जो होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, 100% होती है, 100% रिकवरी होती है स्पॉन्टेनियस इन 3 to 6 वीक। हम स्प्लिंट्स यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट एनी कॉन्ट्रैक्चर लाइक कॉकअप स्प्लिंट। अब इसमें कोई भी नर्व इंजरी तो हो नहीं रही थी, सिर्फ कंप्रेस हो रही थी, तो इसमें नो टिनल्स साइन इज सीन, कि देयर इज़ नो टिनल्स साइन, ट्रीटमेंट इज कंजर्वेटिव। तो ये न्यूरोप्रेक्सिया इट इज़ इक्विवेलेंट टू द टाइप 1 नर्व इंजरी ऑफ सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद एक्सोनोटमेसिस। अब इसमें होता क्या है, ओनली एक्सॉन्स इंजर्ड, लेकिन नर्व कंटिन्यूटी वो इंटैक्ट रहती है। इसका मतलब ये इनकम्प्लीट नर्व इंजरी है कि एक शीट इंटैक्ट रहती है, सो नर्व कंटिन्यूटी वो मेंटेन रहती है। तो इसमें जो न्यूरोमा फॉर्म होगा वो होगा न्यूरोमा इन कंटिन्यूटी, और टिनल साइन हमने देखी थी वो होगी पॉजिटिव प्रोग्रेसिव टिनल साइन, क्योंकि नर्व जो है वो रीजनरेट कर रही थी एट रेट ऑफ 1 mm पर डे, तो टिनल साइन वो प्रोग्रेसिव टिनल साइन होगी, पॉजिटिव प्रोग्रेसिव टिनल साइन। और रिकवरी जो होती है वो लेस देन 100% होती है, और इसका कॉज है या तो फ्रैक्चर्स की वजह से या डिसलोकेशन की वजह से। और इसमें मोटर मार्च फेनोमेना देखने को मिलता है, कि मोटर मार्च फेनोमेना, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। तो ये एक्सोनोटमेसिस, इन शॉर्ट ये इनकम्प्लीट नर्व इंजरी है, इनकम्प्लीट नर्व इंजरी एक्सोनोटमेसिस। अब जो एक्सोनोटमेसिस है इट इज़ इक्विवेलेंट टू टाइप 2, 3, 4 ऑफ सुंदरलैंड। टाइप 2 में ओनली एक्सॉन इज इंजर्ड, टाइप 3 में एक्सॉन प्लस एंडोन्यूरियम, टाइप 4 में एक्सॉन प्लस एंडो प्लस पेरीन्यूरियम। कि टाइप 1 तो देख लिया न्यूरोप्रेक्सिया था, टाइप 2 में ओनली एक्सॉन, टाइप 3 में एक्सॉन प्लस एंडोन्यूरियम, टाइप 4 में एक्सॉन प्लस एंडो प्लस पेरीन्यूरियम। ओके, एपिन्यूरियम इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। एपिन्यूरियम कट हो गया, इसका मतलब सारे नर्व शीट जो है वो कट हो गए, मतलब पूरा नर्व जो है वो रिसेक्ट हो गया, उसे हम कहते हैं न्यूरोटमेसिस। एक्सॉन प्लस ऑल द शीट्स आर इंजर्ड या कट। इसमें न्यूरोमा फॉर्म होगा एंड न्यूरोमा। टिनल साइन वो पॉजिटिव होगी बट नॉन प्रोग्रेसिव ड्यू टू एंड न्यूरोमा, नॉन प्रोग्रेसिव टिनल साइन। इसमें कोई भी रिकवरी नहीं होगी, इस ट्रीटमेंट इज रिपेयर प्लस ग्राफ्टिंग, रिपेयर प्लस ग्राफ्टिंग। एग्जाम्पल इज लेसरेशंस। तो ये टाइप 4 नर्व इंजरी ऑफ सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन, इट इज सिमिलर टू न्यूरोटमेसिस। कि समझ में आ गया, न्यूरोप्रेक्सिया कंप्रेशन ऑफ द नर्व, एक्सोनोटमेसिस एक्सॉन की इंजरी या फिर शीट की इंजरी लेकिन एटलीस्ट 1 शीट इज इंटैक्ट, न्यूरोटमेसिस मतलब एक्सॉन प्लस ऑल द शीट्स आर इंजर्ड। ये क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व इंजरी। फिर उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ नर्व इंजरी, तो उसमें बेस्ट इन्वेस्टिगेशन हुआ नर्व कंडक्शन स्टडीज। इन नर्व कंडक्शन स्टडीज दे आर गोल्ड स्टैंडर्ड टू इवैल्यूएट नर्व इंजरीज। सेकंड बेस्ट इन्वेस्टिगेशन हुआ क्लिनिकल डायग्नोसिस, सेकंड बेस्ट इज क्लिनिकल डायग्नोसिस। अब नर्व कंडक्शन स्टडी इसमें 2 चीज़ें आती है, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रोमायोग्राम। ये 2 चीज़ें आती है, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रोमायोग्राम। नर्व कंडक्शन वेलोसिटी मतलब किस वेलोसिटी से जो इम्पल्स है वो कंडक्ट हो रहा है इन द नर्व, तो उसे कहते हैं नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, और ये बेस्ट टेस्ट है। इलेक्ट्रोमायोग्राम इट इज़ यूज्ड फॉर रिकवरी, मतलब जो मसल को सप्लाई कर रही थी वहाँ तक इम्पल्स पहुँचा है कि नहीं, तो इट इज़ यूज्ड टू असेस रिकवरी।
और ये अर्लीस्ट रिकवरी शो करता है, मतलब सबसे पहले रिकवरी हुई है कि नहीं वो हम इससे मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राम से। इट शोज अर्लीस्ट चेंजेस ऑफ रिकवरी। फिर टीनेल्स साइन, हाँ टीनेल्स साइन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू असेस रिकवरी, कि टीनेल्स साइन से हमें पता चलेगा कि न्यूरोमा कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ तक सेंसेशन अभी आ रहा है। तो टीनेल्स साइन वो भी यूज़ कर सकते हैं टू असेस रिकवरी। ये इवेल्युएशन ऑफ नर्व इंजरी, नर्व कंडक्शन स्टडीज़, उसके 2 टाइप, और ये टीनेल्स साइन। अब ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव होती है फॉर न्यूरोप्रेक्सिया एंड एक्सोटोमासिस। क्लोज्ड फ्रैक्चर हुआ है तो उसमें स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर। न्यूरोप्रेक्सिया एंड एक्सोटोमासिस में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होती है, अगर फ्रैक्चर हुआ है देन स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स। रिस्ट ड्रॉप में स्प्लिंट यूज़ होता है, वो होता है कॉकअप स्प्लिंट। क्लो हैंड में होता है वो है नकल बेंडर स्प्लिंट, नकल बेंडर स्प्लिंट। फिर एक्सप्लोरेशन कर सकता है दूसरे केसेस में, लाइक इन ओपन फ्रैक्चर, ऑब्वियस नर्व इंजरी, मतलब हमें पता है कि यहाँ पे नर्व इंजरी हुई होगी, उस तरीके का कोई एक्सीडेंट हुआ है तो ऑब्वियस नर्व इंजरी वाइल मैनिपुलेशन। जब हम फ्रैक्चर को रिड्यूस कर रहे होते हैं तब इंजरी हुई है तो हम एक्सप्लोरेशन करते हैं। अब जो नर्व रिपेयर जो होती है, टाइप ऑफ नर्व रिपेयर, तो प्राइमरी, डिलेड प्राइमरी है, सेकेंडरी। प्राइमरी लेस देन 6 आवर्स आफ्टर इंजरी, डिलेड प्राइमरी 7 to 18 days, सेकेंडरी इज आफ्टर 18 days। जो बेस्ट मेथड होती है नर्व रिपेयर की वो होती है एंड टू एंड रिपेयर, मतलब ये एंड टू एंड रिपेयर। दूसरी साइड टू साइड रिपेयर होती है वो यूज़ नहीं करते। बेस्ट जो होती है वो होती है एंड टू एंड रिपेयर। और मोस्ट कॉमन नर्व ग्राफ्ट यूज वो है सूरल नर्व, तो ये भी याद रखना, मोस्ट कॉमन नर्व ग्राफ्ट यूज्ड इज सूरल नर्व ग्रेटर देन सफिनस नर्व। तो ये नर्व रिपेयर। अब प्रोग्नोसिस ऑफ नर्व इंजरीज, तो उसका निमोनिक है नर्व ग्रोइंग, एन इज न्यूरोप्रेक्सिया, जो न्यूरोप्रेक्सिया था इट हैज़ बेस्ट प्रोग्नोसिस, अर्ली रिपेयर। रेडियल नर्व जो होती है इट इज़ ऑलमोस्ट प्योरली मोटर, जो मोटर नर्व्स होती है दे हैव बेटर प्रोग्नोसिस, तो इतना याद रखना है, मोटर नर्व हैव बेस्ट प्रोग्नोसिस कंपेयर टू सेंसरी नर्व। फिर वास्कुलरिटी, एंड टू एंड रिपेयर एंड ग्रोइंग एज लाइक इन चिल्ड्रन। तो ये प्रोग्नोसिस है ऑफ नर्व इंजरीज, इसमें प्रोग्नोसिस वो अच्छी होगी, न्यूरोप्रेक्सिया, अर्ली रिपेयर, रेडियल नर्व, वास्कुलरिटी, एंड टू एंड रिपेयर एंड ग्रोइंग एज। वर्स्ट प्रोग्नोसिस होगा इन मिक्स्ड नर्व या फिर सेंसरी नर्व लाइक अल्नर एंड सियाटिक नर्व। ओके, सपोज हमारी नर्व इंजरी हुई तो ओपन फ्रैक्चर है या नर्व इंजरी है, ओके ऑब्वियस नर्व इंजरी है तो फिर हम एक्सप्लोरेशन रिपेयर करेंगे। अगर क्लोज्ड फ्रैक्चर है तो फिर हम पहले स्प्लिंट यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, नर्व कंडक्शन स्टडी देखेंगे, अगर ठीक हो गया तो फिर हम हो गया, और अगर रिकवरी फिर भी नहीं आ रही है देन एक्सप्लोरेशन एंड रिपेयर। या फिर क्लोज्ड फ्रैक्चर को जब हम रिड्यूस कर रहे होते हैं और तभी नर्व इंजरी होती है विच इज़ आर्ट्रोजेनिक, के मैनिपुलेशन के टाइम पे अगर नर्व इंजरी होती है तो डायरेक्ट हम एक्सप्लोरेशन रिपेयर करेंगे। तो ये नर्व इंजरी की मैनेजमेंट हो गई। जो ग्राफ यूज़ हो रहा था वो था कौन सा था, सूरल नर्व ग्रेटर देन सफिनस नर्व, और ये प्रोग्नोसिस ऑफ नर्व इंजरी, मोटर नर्व्स हैव बेटर प्रोग्नोसिस। तो ये थी फंडामेंटल्स ऑफ नर्व इंजरी। उसके बाद देखते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी। मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ इंजरी वो है ट्रैक्शन। अब ये इंजरी या तो सुप्राक्लेविकुलर हो सकती है, इंफ्राक्लेविकुलर या फिर कंबाइंड। सुप्राक्लेविकुलर इंजरी इट हैज़ द बेस्ट प्रोग्नोसिस, कंबाइंड इट हैज़ वर्स्ट प्रोग्नोसिस। सुप्राक्लेविकुलर इंजरी उसका एग्जांपल है अप्स पाल्सी, इंफ्राक्लेविकुलर इंजरी का एग्जांपल है क्लम्पकीस पाल्सी, अप्स पाल्सी एंड क्लम्पकीस पाल्सी, तो वो देखेंगे। उससे पहले विंगिंग ऑफ स्केपुला देखते हैं। तो विंगिंग ऑफ स्केपुला होता है ड्यू टू लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजरी, इसकी रूट वैल्यू है C5, C6, C7। इट सप्लाइज सेरेटस एंटीरियर, तो सेरेटस एंटीरियर उसकी सप्लाई बंद हो जाएगी ड्यू टू लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजरी, तो उसकी वजह से विंगिंग ऑफ स्केपुला होगी। अब ये ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी है या तो प्री गैंग्लियोनिक हो सकती है या फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक। प्री गैंग्लियोनिक उसमें इंजरी होती है प्रॉक्सिमल टू द डोर्सल रूट गैंग्लियन, पोस्ट में इंजरी होती है डिस्टल टू द डोर्सल रूट गैंग्लियन। प्री गैंग्लियोनिक नॉट पुअर प्रोग्नोसिस एंड नॉट एबल टू रिपेयर, पोस्ट गैंग्लियोनिक बेटर प्रोग्नोसिस एंड रिपेयरेबल। अब देखते हैं अप्स पाल्सी के बारे में। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस में एक पॉइंट होता है विच इज नोन एज अप्स पॉइंट, जहाँ पे टोटल 6 नर्व मिलती है, कि ये जो पॉइंट देख रहे हो इट इज़ द अप्स पॉइंट। यहाँ पे 6 नर्व मिलती है, एक तो ये 1, 2, ये 3, 4 और ये 5, 6, तो ये 6 नर्व यहाँ पे मिलती है, इट इज़ नोन एज अप्स पॉइंट। यहाँ पे इंजरी हुई एंड इट इज़ अप्स पाल्सी। ये अप्स पाल्सी में रूट्स, ट्रंक, डिवीजन 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती है। अप्स पॉइंट इज पॉइंट ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ C5, C6 एंड सुप्रास्केपुलर नर्व। जो नर्व्स इंजर्ड होती है वो 3 नर्व याद रखनी है, सैम, सुप्रास्केपुलर, एक्सिलरी नर्व एंड मस्कुलोक्यूटेनस नर्व। सुप्रास्केपुलर नर्व वो सप्लाई करती है सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस। एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है डेल्टोइड एंड टेरिस माइनर। मस्कुलोक्यूटेनस नर्व वो सप्लाई करती है बाइसेप्स ब्रेकाई एंड ब्रेकियालिस। अब अप्स पॉइंट में इंजरी होगी तो ये तीनों नर्व्स जो है उनका फंक्शन वो लॉस्ट हो जाएगा और ये मसल जो है उनको सप्लाई नहीं मिलेगी, तो इनकी जो एक्शन होती है उसका ऑपोजिट एक्शन वो होगा हमारा प्रेजेंटिंग फीचर या वो होगा डिफॉर्मिटी। तो सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, ये सुप्रास्पाइनेटस उसकी एक्शन है एबडक्शन, इंफ्रास्पाइनेटस की है एक्सटर्नल रोटेशन, तो ये पेशेंट में होगा एडक्शन प्लस इंटरनल रोटेशन। वैसे ही डेल्टोइड का भी है एबडक्शन, टेरेस माइनर का भी है एक्सटर्नल रोटेशन। बाइसेप्स ब्रेकाई उसका है सुपाइनेशन प्लस फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो। ब्रेकियलिस का भी है फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो, तो इसका ऑपोजिट फंक्शन एक्शन होगी एक्सटेंशन एंड प्रोनेशन। तो ये प्रेजेंटिंग फीचर है, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन,
एक्सटेंशन एंड प्रोनेशन। तो ये प्रेजेंटिंग फीचर है। शोल्डर वो एडक्टेड होगा, इंटरनली रोटेटेड होगा, एल्बो जो है वो एक्सटेंडेड होगा, रिस्ट जो है वो प्रोनेटेड होगी एंड फ्लेक्स्ड होगी। तो ये प्रेजेंटिंग फीचर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। अब्स पाल्सी में ये नर्व याद रखनी है सैम, और इनके मसल्स याद रखना है और उनकी एक्शन याद रखनी है, तो ऑटोमेटिकली डिफॉर्मिटी क्या है वो पता चल जाएगी। तो इस तरीके से कुछ डिफॉर्मिटी होती है। एडक्टेड एंड इंटरनली रोटेटेड शोल्डर, एक्सटेंडेड एल्बो, प्रोनेटेड फोरआर्म एंड फ्लेक्स्ड रिस्ट। तो इसे डिफॉर्मिटी को कहते हैं पुलिसमैन टिप्स हैंड, पुलिसमैन टिप्स या फिर वेटर या फिर पॉटर्स टिप हैंड। स्प्लिंट जो यूज़ होगा वो होगा एरोप्लेन स्प्लिंट। तो स्प्लिंट यूज है, इट इज़ एरोप्लेन स्प्लिंट। प्लस एक तो ग्रिप स्ट्रेंथ वो भी कम हो जाएगी, प्लस नमनेस होगा ओवर द दिस एरिया जहाँ पे ये नाव सप्लाई कर रही है। अब इसकी कॉज क्या होता है? इसका कॉज है व्हेन द हेड मूव्स अवे फ्रॉम द शोल्डर, मतलब जो हेड एंड नेक का जो एंगल होता है वो इंक्रीज़ होगा, तो उसमें अगर ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया तो उसकी वजह से होती है अब्स पाल्सी। तो ये याद रखना है। क्लम्कीज पाल्सी में उल्टा था, शोल्डर जो है वो मूव करता है टुवर्ड्स द हेड। अब्स पाल्सी में शोल्डर मूव्स अवे फ्रॉम द हेड। तो ये डिफरेंस याद रखना है कि इंजरी ऑकर्स व्हेन हेड मूव्स अवे फ्रॉम द शोल्डर ड्यू टू, उसकी वजह से क्या होगा? स्ट्रेचिंग होगा ऑफ द अपर रूट्स एंड ट्रंक्स। तो ये हो सकता है ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ बर्थ, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कि एट द टाइम ऑफ बर्थ दिया हो या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट दिया हो। इन शॉर्ट अगर एंगल इंक्रीज हो रहा है बिटवीन हेड एंड शोल्डर तो होगा अब्स पाल्सी। अब क्लम्कीज पाल्सी में क्या होगा? इंजरी होगी एट द C8T1, C8T1 कि ये C8T1 यहाँ कहीं पे इंजरी होगी क्लम्कीज पाल्सी में। कि इसका कॉज जो है इट इज़ ड्यू टू हाइपर एबडक्शन इंजरी। हाइपर एबडक्शन मतलब शोल्डर जो होता है वो मूव करता है टुवर्ड्स द हेड, शोल्डर जो है वो मूव करता है टुवर्ड्स द हेड। तो ये हो सकता है या तो फॉल फ्रॉम द हाइट या फिर बर्थ इंजरी। तो ये ऑपोजिट कॉज होता है क्लम्कीज एंड अब्स पाल्सी में। क्लम्कीज हुआ हाइपर एबडक्शन इंजरी के अब्स पाल्सी एंड क्लम्कीज पाल्सी। अब्स में क्या था? हेड एंड शोल्डर उनका गैप इंक्रीज हो रहा था कि वो दोनों दूर जा रहे थे। क्लम्कीज में क्या है? हेड एंड नेक जो है उनका एंगल जो है वो कम हो रहा है, हाइपर एबडक्शन इंजरी। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा मीडियन नर्व प्लस अल्नर नर्व इंजरी कॉमन दैन रेडियल नर्व। तो इसमें मीडियन प्लस अल्नर नर्व याद रखना है, MU इंजरी। उसमें क्या था? सैम। अब्स में था सैम, इसमें मीडियन प्लस अल्नर नर्व इंजरी विच लीड्स टू कंप्लीट क्लॉ हैंड। इसमें डिफॉर्मिटी होगी वो होगा क्लॉ हैंड। प्लस पेशेंट कैन ऑल्सो प्रेजेंट विद लॉस ऑफ सिंपैथेटिक सप्लाई ऑफ द आई ड्यू टू T1 इंजरी, कि T1 भी इसमें इन्वॉल्व होता है, तो उसमें जो सिंपैथेटिक सप्लाई होता है आई का वो भी लॉस हो जाएगा। उसकी वजह से होगा हॉर्नर सिंड्रोम। तो कंप्लीट क्लॉ हैंड एंड हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम में क्या आता है? मैप याद रखना है। M इज़ मियोसिस, A इज़ एनहाइड्रोसिस, P इज़ टोसिस, E इज़ एनॉफ्थैल्मोसिस प्लस लॉस ऑफ सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स। तो ये प्रेजेंटिंग फीचर हो गए हॉर्नर सिंड्रोम के मैप। तो ये कंप्लीट क्लॉ हैंड, हॉर्नर सिंड्रोम, और नर्व इंजरी हुआ मीडियम प्लस अल्नर नर्व इंजरी। ट्रीटमेंट इज प्लेक्सिस रिकन्स्ट्रक्शन। और इसमें भी एरोप्लेन स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं। ये एरोप्लेन स्प्लिंट, इसमें शोल्डर जो है वो एबडक्टेड रहता है, एल्बो फ्लेक्स्ड रहता है एंड रिस्ट एक्सटेंडेड रहती है। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा अब्स पाल्सी वर्सेस क्लम्कीज पाल्सी। अब सियाटिक नर्व इंजरी देखते हैं। उसका मोस्ट कॉमन कॉज हुआ iatrogenic, मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड इन हिप सर्जरी तो वो है सियाटिक नर्व। अदर कॉजेज आर हिप डिसलोकेशन, फायरआर्म इंजरी। अब सियाटिक नर्व उसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं। तो उसमें दो कंपोनेंट होता है, डीप कंपोनेंट एंड पेरिफेरल कंपोनेंट। पेरिफेरल कंपोनेंट वो होता है कॉमन पेरोनियल नर्व, डीप कंपोनेंट वो होता है टिबियल नर्व। ये कॉमन पेरोनियल एंड टिबियल नर्व, तो कॉमनली अफेक्टेड वो है कॉमन पेरोनियल क्योंकि वो पेरिफेरी में। अब ये हमारी सियाटिक नर्व है, उसकी ब्रांचेज निकली टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व। ये फिर कॉमन पेरोनियल की सुपरफिशियल ब्रांच और ये डीप ब्रांच। सुपरफिशियल ब्रांच वो सप्लाई करती है इवर्टर्स ऑफ द फुट, वो फुट को इवर्ट करेंगे। और डीप ब्रांच होती है वो सप्लाई करती है एंकल डोर्सिफ्लेक्सर्स एंड टो एक्सटेंसर्स के एंकल डोर्सिफ्लेक्सर्स एंड टो एक्सटेंसर्स के साइट ऑफ इंजरी वो ये वाली होती है। तो ज़्यादातर कॉमन पेरोनियल वो इंजर्ड होती है कि इंजरी होगी वो कॉमन पेरोनियल नर्व में होगी। कॉजेज आर हेड ऑफ फिबुला फ्रैक्चर, लेटरल नी इंजरी। अब कॉमन पेरोनियल नर्व वो सुपरफिशियल ब्रांच देती है और एक डीप ब्रांच। सुपरफिशियल ब्रांच वो सप्लाई करती है लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग, लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग वो करवाता है इवर्जन ऑफ द फुट। डीप ब्रांच जो वो सप्लाई करती है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग और वो करवाता है डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ द एंकल। तो ये दो चीज़ें हमने पहले भी देखी। अब अगर कॉमन पेरोनियल नर्व की इंजरी हुई तो ये जो एक्शन है वो लॉस्ट हो जाएगी। तो फीचर जो होगा फुट ड्रॉप या फिर इक्वाइनोवेरस डिफॉर्मिटी। इक्वाइनोवेरस डिफॉर्मिटी इसमें क्या होगा? इवर्जन ऑफ फुट का उल्टा, इन्वर्जन ऑफ द फुट प्लस डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ द एंकल उसका उल्टा विच इज प्लांटर फ्लेक्शन। तो इक्वाइनोवेरस डिफॉर्मिटी में प्लांटर फ्लेक्शन होगा एंड इन्वर्जन ऑफ द फुट। तो कुछ इस तरीके का होगा, प्लांटर फ्लेक्शन होगा एंड इन्वर्जन ऑफ द फुट होगा। तो ड्रैगिंग ऑफ टोस होगा, मतलब पेशेंट विल वॉक ड्रैगिंग द फुट अलॉन्ग द फ्लोर एंड टू प्रिवेंट दैट पेशेंट विल हैव हाई स्टेपिंग गेट या फुट ड्रॉप गेट या फिर स्टेपेज गेट। तो पेशेंट अपने फीट या फिंगर्स को है वो ड्रैग करता हुआ चलेगा। तो इसे कहते हैं हाई स्टेपिंग गेट, फुट ड्रॉप गेट या फिर स्टेपेज गेट। तो ये
डिफॉर्मिटी होगी इन सियाटिक नर्व इंजरी या फिर कॉमन पेरोनियल नर्व इंजरी। स्प्लिंट जो यूज़ करेगा फुट ड्रॉप स्प्लिंट जो टो को रेस करेगा। फिर एंकल फुट ऑर्थ्रोसिस, बस नाम याद रखना है सर कि फुट ड्रॉप स्प्लिंट जो होगा वो प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द फुट उसको प्रिवेंट करेगा। तो ये कॉमन पेरोनियल नर्व इंजरी कि उसके बाद देखते हैं एंट्रैप्टमेंट न्यूरोपैथी। इसका मतलब नर्व जो होती है वो एंट्रैप्ट हो जाती है अंडर अ स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन कंप्रेशन। तो मोस्ट कॉमन इफेक्टेड नर्व वो है मीडियन नर्व और वो कॉज करती है कार्पल टनल सिंड्रोम। अब सपोज कोई एक पॉइंट में अगर नर्व कंप्रेस हुई तो जो डिस्टल पार्ट होगा वहाँ का नर्व सप्लाई लॉस्ट हो जाएगा। तो ये याद रखना है। मोस्ट कॉमन अफेक्टेड नर्व इज मीडियन नर्व इन कार्पल टनल सिंड्रोम। तो देखते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। नर्व इफेक्टेड वो है मीडियन नर्व, साइट इज कार्पल टनल अंडर द ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट एंड फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। तो जो कार्पल टनल होते हैं वो होता है अंडर द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। तो यहाँ पे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है, उसके नीचे होता है कार्पल टनल जो होता है ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट एंड फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के बीच में। कोई TCL ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट एंड FR, TCL एंड FR के बीच में होता है कार्पल टनल पर, वहाँ पे मीडियन नर्व होती है। इटियोलॉजी इडियोपैथिक मोस्ट कॉमन के कोई भी पैथोलॉजी जिसमें प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता है इन कार्पल टनल। तो हाइपोथायरॉइडिज्म, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अमाइलोइडोसिस, कोलिक फ्रैक्चर, गाउट, ये सारे कॉजेज है। क्लिनिकल फीचर्स होगा पेन, टिंगलिंग सेंसेशन अलोंग द मीडियन नर्व डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हैंड, बर्निंग, नमनेस और मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग नाइट। पेन, टिंगलिंग, बर्निंग सेंसेशन, नमनेस। फिर ऑक्यूपेशन तो उसमें टाइपिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर्स जो होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि इनमें मीडियन नर्व ज़्यादा कंप्रेस होती है। प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज तो पहले सेंसरी सिम्टम्स आते हैं और उसके बाद मोटर प्लस सेंसरी सिम्टम। तो पहले सेंसरी सिम्टम्स आते हैं उसके बाद मोटर प्लस सेंसरी सिम्टम्स। अगर वास्टिंग या एट्रोफी ऑफ द मसल्स हो जाए ऑफ हैंड या फिर थिनर मसल्स तो इट इंडिकेट्स पुअर प्रोग्नोसिस। कि वास्टिंग एंड एट्रोफी स्टार्ट हो जाए इट इंडिकेट्स पुअर प्रोग्नोसिस। डायग्नोसिस हम करेंगे, प्रोवोकेटिव टेस्ट होता है विच आर फैलेंस टेस्ट या फिर रिवर्स फैलेंस टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, जो पेशेंट का जो हैंड होता है उसे हम इस तरीके से एक दूसरे के पास लाते हैं और फिर उन्हें बेंड करते हैं, तो इससे मीडियन नर्व वो कंप्रेस होगी, तो सिम्टम्स जो है वो एक्सेजरेट होंगे, तो इससे हमें पता चलेगा कि मीडियन नर्व कंप्रेस हो रही है, तो कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। तो ये फैलेंस टेस्ट, इसका ऑपोजिट होता है रिवर्स फैलेंस टेस्ट में पेशेंट के हाथ ऐसे ऊपर की तरफ होता है, नमस्ते जैसे करते हैं उस तरीके से होता है रिवर्स फैलेंस में। फैलेंस में नीचे की तरफ होता है, रिवर्स फैलेंस में ऊपर की तरफ। और ये जो और हम दूसरी भी एक टेस्ट कर सकते हैं वो है एलेंस टेस्ट। एलेंस टेस्ट हमने देखा था मीडियन आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी, मीडियन रेडियल एंड अल्नर आर्टरी इन दोनों को प्रेस करेंगे और फिर उससे हमें पेटेंसी ऑफ द रेडियल एंड अल्नर आर्टरी वो पता चलेगी, एलेंस टेस्ट। तो ये भी याद रखना। तो फैलेंस एंड रिवर्स फैलेंस हो गया। उसके बाद है डरकन्स टेस्ट। डरकन्स टेस्ट में हम डायरेक्ट प्रेस करते हैं मीडियन नर्व को विद द थंब, फिर डायरेक्ट प्रेस मीडियन नर्व विद द थंब। डरकन्स टेस्ट, डरकन मतलब डी से डायरेक्ट प्रेस ऑफ द मीडियन नर्व, इट इज़ द बेस्ट क्लिनिकल टेस्ट। फिर है टॉर्निकेट टेस्ट जहाँ पे हम टॉर्निकेट ट्राई करेंगे। तो ये टेस्ट याद रखना है, फैलेंस, रिवर्स फैलेंस, डरकन्स एंड टॉर्निकेट टेस्ट। बट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हुआ नर्व कंडक्शन स्टडीज़, कि नर्व कंडक्शन स्टडी उसमें आती है नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, कि दो चीज़ें थी, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी एंड दूसरी थी इलेक्ट्रोमायोग्राफी। नर्व कंडक्शन वेलोसिटी वो इट विल शो डिक्रीज्ड वेलोसिटी ऑफ द इम्पल्स ड्यू टू कंप्रेशन। ये डायग्नोसिस हो गया, ये प्रोवोकेटिव टेस्ट होगा ये तीन, और फिर नर्व कंडक्शन स्टडी विच विल शो रिड्यूस्ड वेलोसिटी ऑफ द इम्पल्स ड्यू टू कंप्रेशन। ट्रीटमेंट अर्ली केस में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होती है, रेस्ट, स्टीरॉइड्स एंड स्प्लिंट। लेट में सर्जिकल डीकम्प्रेशन ऑफ द कार्पल टनल, सर्जिकल डीकम्प्रेशन ऑफ द कार्पल टनल। और उसमें हम क्या करेंगे, जो TCL होता है ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट उसको हम रिलीज़ कर देंगे, कि मोस्ट कॉमनली TCL को रिलीज़ करते हैं या फिर फ्रैक्चर रेटिनाकुलम को भी रिलीज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली TCL रिलीज़ करते हैं, या फिर कोई केसेस में फ्लेक्सर एंड पाल्मर अपोन्यूरोसिस उसको भी रिलीज़ करेंगे। तो इन शॉर्ट डीकम्प्रेशन ऑफ द कार्पल टनल, तो ये उसकी ट्रीटमेंट होगी मीड कार्पल टनल सिंड्रोम। उसके बाद पॉप्लिटियल आर्टरी एंट्रैपमेंट सिंड्रोम, ओके, इट इज़ अ कंजेनिटल अनोमली। इसमें होता क्या, गैस्ट्रोक्नीमियस जो मसल होता है ये उसका लेटरल हेड है और ये उसका मीडियल हेड। जो मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस होता है इट रैप्स अराउंड द पॉप्लिटियल आर्टरी। तो इसकी वजह से क्या होगा, गैस्ट्रोक्नीमियस ये होता क्यों है, ड्यू टू गैस्ट्रोक्नीमियस हाइपरट्रोफी। गैस्ट्रोक्नीमियस हाइपरट्रोफी होगी तो फिर ये पॉप्लिटियल आर्टरी वो कंप्रेस होगी और फिर पॉप्लिटियल आर्टरी ब्लॉकेड होगा विच विल लीड टू इस्कीमिया, क्लॉडिकेशन, पेन इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेग। ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेग को सप्लाई करेगी, तो इस्कीमिया होगा, क्लॉडिकेशन, पेन होगा इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेग। कि मोस्ट कॉमन जो इंजर्ड आर्टरी होती है लोअर लिम्ब में वो होती है पॉप्लिटियल आर्टरी ड्यू टू नी फ्रैक्चर, अपर लिम्ब में होती है वो होती है ब्रेकियल आर्टरी ड्यू टू सुप्राकॉन्डाइनल फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। तो ये था पॉप्लिटियल आर्टरी एंट्रैपमेंट, कि उसका दूसरा नाम हुआ है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड क्लॉडिकेशन। मतलब जब भी पेशेंट एक्सरसाइज करेगा तो फिर गैस्ट्रोक्नीमियस उसकी हाइपरट्रोफी होगी, तो इट विल लीड टू क्लॉडिकेशन, पेन एंड कॉजेस डिसलोकेशन ऑफ नी एंड डिस्टल फीमर फ्रैक्चर। उसके बाद है थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम। थोरैसिक आउटलेट एक एरिया होता है हमारे अराउंड नेक में, क्लेविकल के नीचे ही, जस्ट नीचे, जहाँ से वास्कुलर एंड नर्व्स जो होती है वो पास हो रही होती है। तो एंट्रैपमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर एज दे पास आउट थ्रू द थोरैसिक आउटलेट। उसकी बाउंड्री जो होती है, एक तो हमारी ये फर्स्ट
सॉरी ये फर्स्ट रिब हो गई, क्लेविकल हो गया, पोस्टीरियर स्केलेनी एंड एंटीरियर स्केलेनी, तो ये उसकी बाउंड्री हो गई। क्लेविकल, फर्स्ट रिब, एंटीरियर स्केलेनी एंड पोस्टीरियर स्केलेनी। यहाँ बीच में से बहुत सारी आर्टरीज, वेन्स एंड नर्व पास होती है। तो यहाँ पे अगर कंप्रेशन होगा तो इट विल लीड टू थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। तो स्ट्रक्चर जो इन्वॉल्व होता है वो मोस्ट कॉमनली होता है ब्रेकियल प्लेक्सस, फिर आर्टरीज और फिर वेन्स। ब्रेकियल प्लेक्सस वो कॉमनली इन्वॉल्व होता है, उसमें भी C8T1। तो C8T1 जो उसकी इंजरी हो रही थी इन क्लम्किस पाल्सी या क्लम्किस पैरालिसिस। तो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम कैन ऑल्सो गिव राइज टू क्लम्किस पाल्सी। फिर कॉजेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, तो एबनॉर्मल पोजिशनिंग ऑफ द नेक या अपर लिम, लंग ट्यूमर के कॉजिंग कंप्रेशन, कि यहाँ पे अपेक्स ऑफ द लंग भी प्रेजेंट होता है, तो अगर वहाँ पे ट्यूमर होगा तो इट कैन ऑल्सो कॉज कंप्रेशन। तो लंग ट्यूमर, उसमें जो नर्व इंजर्ड होती है ब्रेकियल प्लेक्सस, उसमें C8T1 लीडिंग टू क्लम्किस पाल्सी। आर्टरी, इट गिव्स सिम्टम्स ऑफ क्लॉडिकेशन। तो ये प्रेजेंटिंग फीचर हो गए क्लम्किस पाल्सी एंड सिम्टम्स ऑफ क्लॉडिकेशन। डायग्नोसिस क्लिनिकली, जिसमें 3 टेस्ट है, एडसेंस टेस्ट, रूस टेस्ट एंड राइट्स हाइपर एब्डक्शन टेस्ट। इसका सिंपली तीनों का प्रिंसिपल ये है कि ये जो थोरेसिक आउटलेट है उसको हम कंप्रेस करेंगे बाय सर्टेन मूवमेंट्स, उससे सिम्टम्स जो है वो एग्जैजरेट होंगे। लाइक सिम्टम्स ऑफ क्लॉडिकेशन वो इंक्रीज़ होगा, या फिर जो आर्टरी का पल्सेशन होता है वो इंक्रीज़ होगा, क्लॉडिकेशन पेन इंक्रीज़ होगा, एंड जो नर्व सप्लाई हो रही थी वो कम होगी। क्लम्किस पाल्सी वाले जो सिम्टम्स थे वो एग्जैजरेट होंगे। एडसेंस टेस्ट में हम क्या करेंगे, ABER रखना है, एबडक्ट, एक्सटर्नली रोटेड एंड एक्सटेंड द एल्बो। एबडक्ट प्लस एक्सटर्नली रोटेड शोल्डर प्लस एक्सटेंड द एल्बो। तो इससे जो हेड एंड शोल्डर का जो एंगल होता है वो कम होगा, तो थोरेसिक आउटलेट वो कंप्रेस होगा, इट विल लीड टू डिक्रीज्ड पल्सेशन, क्लॉडिकेशन, पेन। ये एडसेंस टेस्ट। फिर रूस टेस्ट, इसमें हम एबडक्शन करेंगे प्लस फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो प्लस, और उसके बाद पेशेंट को ओपन एंड क्लोज हैंड करने को बोलेंगे फॉर 3 मिनट, इट विल लीड टू सिम्टम्स ऑफ क्लॉडिकेशन। फिर राइट्स हाइपर एबडक्शन टेस्ट, इसमें भी हाइपर एबडक्शन ऑफ एल्बो एंड शोल्डर प्लस एक्सटेंशन ऑफ द नेक, विच विल गिव राइज टू इंक्रीज इन पेन या फिर एब्सेंट या डिमिनिश्ड पल्सेशन। इट इज़ पॉजिटिव राइट्स टेस्ट। तो ये टेस्ट याद रखना है, एडसेंस टेस्ट, रूस टेस्ट एंड राइट्स हाइपर एबडक्शन टेस्ट यूज्ड फॉर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। ट्रीटमेंट इज कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, इनिशियली रेस्ट, स्प्लिंट एंड फिजियोथेरेपी, और लास्ट में सर्जिकल एक्सिशन ऑफ द फर्स्ट रिब। तो ये थोरेसिक आउटलेट